जनवरी 2024 एक इंडियन रशिया से इंडिया आया। इसका नाम सत्येंद्र सेवाल था और ये वहां इंडियन एम्बेसी में काम करता था। वापस ये भारत भी इसलिए आया था क्योंकि इसकी मौसी की बेटी की शादी थी और वहां सत्येंद्र का होना जरूरी था। एक लंबी फ्लाइट करके सत्येंद्र अपनी मौसी के घर मेरठ पहुंचा। उधर घर पर खुशियों का माहौल था, मेहमान आए हुए थे और सभी एंजॉय कर रहे थे। मगर इनकी खुशियों को नजर तब लगी जब यूपी की एटीएस टीम यहां घर पर आ धमकी। उनकी नजर सत्येंद्र पर पड़ी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि सत्येंद्र देश का डेटा पाकिस्तान को भिजवा रहा था, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है साहब कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, और अगर ऐसा सच था तो किसी को पता क्यों नहीं चला। इसी का जवाब जब एटीएस ने ढूंढना चालू किया तो परत दर परत पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ जिसकी कड़ियां हनी ट्रैप से जा मिली। तो क्या था ये पूरा किस्सा, इसमें पाकिस्तान एंगल क्या था और क्या सच में सत्येंद्र गद्दार था? चलिए जानते हैं। देखिए, सत्येंद्र से जुड़ी इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 3 साल पहले, यानी साल 2021 में। ये नौजवान हापुड़ का रहने वाला एक आदमी था जो रशिया की इंडियन एम्बेसी में अपॉइंट हुआ था। साल 2021 में जब ये मॉस्को गया तो वहां ये बिल्कुल नया था, ना कोई दोस्त था और ना ही कोई जानने वाला। इसलिए सत्येंद्र ज्यादातर वक्त काम में बिताते थे और यहाँ उन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ के इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर तैनात किया गया और वो भी अपने काम को अच्छे से कर रहे थे। फिर आया वो दिन जब सत्येंद्र की लाइफ में सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये कि एक दिन दोपहर में सत्येंद्र ने थोड़ी देर इंडिया में अपने परिवार से बात की और फिर मोबाइल पर सर्फिंग करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसी प्रोफाइल पर जा टिकी जो उसके नोटिफिकेशंस में शो हो रही थी। उसने नोटिफिकेशन खोला तो पता चला कि भाई फेसबुक पर पूजा मेहरा नाम की एक लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। सत्येंद्र के मन में क्यूरियोसिटी हुई, उसने पूजा के बारे में थोड़ा और जानने की सोची और इसी के तहत उसने उसकी प्रोफाइल को खोल दिया। शुरुआत उसने प्रोफाइल पिक्चर से की और जब उसे वो बेहद खूबसूरत लगी तो सत्येंद्र ने पूजा की प्रोफाइल पर जाकर कई तस्वीरें देखी और आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वैसे तो इस तरह से फ्रेंड्स बनाना और बनना फेसबुक पर आम होता ही है, लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह थी कि इस बार लड़की खुद सामने से दोस्ती करना चाह रही थी और जैसे ही सत्येंद्र ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो अगले ही दिन उसे फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज भी मिला। ये मैसेज पूजा का था। वो बात शुरू करना चाह रही थी इसलिए उसने हेलो लिख दिया। आगे सत्येंद्र ने भी इंटरेस्ट दिखाया और ले देकर दोनों में बातों का सिलसिला जो है चालू हो जाता है। परदेश में सत्येंद्र को कोई बात करने के लिए मिल गया था, ऐसे में इससे भला क्या अच्छा हो सकता था। इसलिए दोनों में शुरू हुई चैटिंग जल्द ही व्हाट्सएप कॉल्स में बदल गई। अब दोनों घंटों फोन पर बातें करते और अपनी सारी बातें बताते। सत्येंद्र को लग रहा था कि इस लड़की के साथ उनका जेन्युइन बॉन्ड डेवलप हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था साहब, जिस पर से पर्दा उठना बाकी था। दरअसल ये लड़की पाकिस्तान की एक एजेंट थी जिसने पूजा बनकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की को कैसे सत्येंद्र के बारे में पता चला, तो दरअसल सत्येंद्र ने खुद ही अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा था कि वो विदेश मंत्रालय में काम करता है और अभी उसकी पोस्टिंग रूस की राजधानी मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में है। एक तरफ जहां सत्येंद्र का प्रोफाइल कई लोगों के लिए इंप्रेसिव था, वहीं पूजा ने भी अपने प्रोफाइल को ऐसे बनाया था कि उस पर कोई भी विश्वास कर सकता था। उसने सत्येंद्र को बताया था कि वो बेंगलुरु में रहकर पढ़ रही है और उसके डैड का कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके पिता कनाडा की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। उसकी यही बातें सत्येंद्र को इम्प्रेस करती थी और इसीलिए उसे पूजा पर विश्वास होता चला गया। पूजा उससे कहती थी कि वो केवल व्हाट्सएप पर ही बात कर सकती है क्योंकि वो इन दिनों कनाडा में अपने पिता से मिलने आई है और उनके सामने बात करना थोड़ा मुश्किल है। और सत्येंद्र भी इस बात को मान लेता क्योंकि पूजा उसे ऐसे फोटोज भेजती जिसमें वो बेहद हाई प्रोफाइल जगहों पर मौजूद होती। महंगी कार और होटल्स में बड़े लोगों के साथ इसकी पिक्चर्स को देखकर सत्येंद्र भी इंप्रेस हो जाता और मान बैठता कि ये लड़की सच में उससे प्यार करती है। खैर, धीरे धीरे दोनों में व्हाट्सएप पर ही वॉइस कॉल भी होने लगी, धीरे धीरे वीडियो कॉल भी होने लगी। सत्येंद्र को अक्सर पूजा कहती कि तुम्हारी कहानी तो किसी हिंदी फिल्म के हीरो की तरह है। तुम एक गांव से निकलकर रूस की राजधानी में रहते हो, हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हो और उसकी बात पर वो खुद पर प्राउड फील करता। सत्येंद्र को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता कि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन वो कहाँ जानता था साहब कि ये सब कुछ एक छलावा है। अब इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री राम और माता सीता की ये सुंदर मनमोहक छवि जो आपके जीवन को प्रेम, सुख और शांति से भर देगी।
इसे अभी खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और #Mystica10 कूपन कोड के इस्तेमाल से 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे पूजा सत्येंद्र से उसके काम के रिलेटेड सवाल भी पूछने लगी, जिसके जवाब में सत्येंद्र उसे बताता कि हम यहाँ दूसरे देश के लिए जाने वाले भारतीय ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बाद में वो उसे ये तक बताने लगा कि इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, किस बेस पर किस देश के लिए ऑफिसर का सिलेक्शन किया जाता है। जब पूजा को अपने सवालों के सही जवाब मिलने लगे तब उसने एक नई चाल चली और कहने लगी कि उसने रिसर्च के लिए भारत और विदेश संबंध सब्जेक्ट चूज किया है और उससे अब रिसर्च में सत्येंद्र की मदद की जरूरत है ताकि उसकी रिसर्च सबसे अच्छी हो और उसके सबसे ज्यादा नंबर आ सके। ये पूजा की चाल थी, मगर सत्येंद्र उससे ना भी नहीं बोल पाता और उसकी मदद करने के लिए उतर जाता है। अब देखिए साहब, यहाँ पर सत्येंद्र से वो ये तक जान लेती है कि साल भर में इंडिया से कितने ऑफिसर आ रहे हैं, उन्हें कहाँ पर ठहराया जाता है, वो कैसे काम करते हैं। खैर ये सब ठीक ठाक चल ही रहा था कि पूजा ने जासूसी के इस खेल को एक लेवल और ऊपर बढ़ा दिया। उसने सत्येंद्र को बताया कि वो पाकिस्तान की एजेंसी ISI के लिए काम करती है। उसका काम केवल छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देना ही है, इसके बदले में वो उसे बहुत पैसा देते हैं। अगर सत्येंद्र भी ऐसा करे तो कोई हर्ज नहीं है, बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन देनी है। शुरुआत में सत्येंद्र को थोड़ा डर लगा, उसे नहीं लगा था कि वो देश के खिलाफ जाकर काम करेगा, लेकिन उसने ऐसा ही किया। ये खेल पहले नॉर्मल इंफॉर्मेशन से शुरू होता है और फिर सिलसिला खुफिया दस्तावेजों को शेयर करने तक चला गया। आखिरकार ये हुआ कि भाई अब सत्येंद्र और पूजा घंटों पाक एजेंट से बात करते और इंफॉर्मेशन शेयर करते। हालांकि ये खेल काफी समय तक चला, लेकिन जानते हैं कि सत्येंद्र कैसे पकड़ा गया। दरअसल इस इंफॉर्मेशन लीक की कहानी तब बाहर आई जब सत्येंद्र एम्बेसी में लंबे टाइम तक फोन पर रहने लगा। वो मोस्टली फेसबुक या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता। ऐसे में ऑफिसर्स और कई अथॉरिटीज को शक हुआ और खुफिया एजेंसी उस पर नजर रखने लगी। उन्होंने पाया कि वो सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करने लगा है और जिस पूजा मेहरा से सत्येंद्र बात कर रहा है वो फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में पॉसिबिलिटी थी कि इस अकाउंट को पाक एजेंसी ही ऑपरेट कर रही होगी। फिर उनका शक तब यकीन में बदल गया जब सत्येंद्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में अननोन सोर्स से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। इससे सभी एजेंसी चौकस हो गई, लेकिन दूसरी तरफ सत्येंद्र इस बात से बेखबर था कि भाई भारतीय खुफिया एजेंसी उन पर नजर रख रही है। वो जो कर रहे हैं सब कुछ नोट हो रहा है और कभी भी उन पर इंडियन एजेंसीज का शिकंजा कसा जा सकता है। खैर ये मौका खुफिया एजेंसी को तब मिला जब सत्येंद्र ने भारत आने के लिए छुट्टी मांगी। दरअसल उसकी मौसी की लड़की की शादी थी और इसके लिए जल्द ही उसने टिकट भी बुक कर ली। उधर नेशनल एजेंसियों ने यूपी ATS को वार्न कर दिया कि सत्येंद्र नाम के लड़के को पकड़ना है जिस पर भारत को धोखा देने का आरोप है। ये सुनते ही यूपी ATS की टीम भी सतर्क हो जाती है और 28 जनवरी को उनकी टीम सत्येंद्र को पकड़ने के लिए उसके गांव श्यामपुर शामी उद्दीनपुर चली गई। वहां वो तो नहीं मिला, लेकिन आसपास के लोगों से पता चला कि वो अपनी कजिन की शादी के लिए मेरठ निकल गया है। मेरठ में उसकी मौसी रहती है जिनकी बेटी की शादी है, वो उसी शादी में शामिल होने गया है। ये सारी जानकारी जुटाकर पीछे पीछे ATS भी मेरठ पहुंची। वहां उन्होंने पहले तो कुछ दिन तक सत्येंद्र पर नजर रखी और 4 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार एजेंसी के शिकंजे में फंसने के बाद जब सत्येंद्र से जवाब मांगा गया तो वो समझ गया कि अब वो सच नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने चुपचाप सच उगलते हुए बता दिया कि उसने इंडिया के वॉर प्लेन्स और सबमरीन से कई जरूरी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स से लेकर इंडियन नेवी के वेपन सिस्टम्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी उसने पाकिस्तानी एजेंसी तक पहुंचाई। अब उसकी बात पर एजेंसी पूरी तरह भरोसा कर सकती थी। ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए सत्येंद्र ने यह भी बताया कि उसने जो भी दस्तावेज पूजा के साथ शेयर किए हैं वो उसके फोन में है। ऐसे में ATS ने उसके फोन और उसके दूसरे गैजेट्स जब्त कर लिए और हर एक चीज का क्लोज एनालिसिस शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक इस पूरे केस में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्येंद्र को पूजा की सच्चाई पता थी या वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। वेल इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर इस घटना का उनके परिवार पर ऐसा असर पड़ा कि वो अपने पैतृक गांव में घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं। और थोड़ा हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है साहब कि जब इस तरह की साजिश को अंजाम दिया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप के खेल को अंजाम दिया जा चुका है। खुद दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग में काम कर चुके राजेश शर्मा बताते हैं कि हनी ट्रैप करके जो जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं उनका इस्तेमाल ज्यादातर हमारे देश के खिलाफ ही किया जाता है।
पाकिस्तान एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में हनी ट्रैप के लिए सोशल मीडिया, खासतौर से फेसबुक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। कई हनी ट्रैपर्स व्हाट्सएप पर मिस कॉल देकर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और इसी रंगीन खेल का सहारा लेकर भारतीय ऑफिसर्स को शिकार बनाते हैं। इनका टारगेट मोस्टली वो लोग होते हैं जो या तो अकेले होते हैं या उनके जीवन में खालीपन होता है। आंकड़े बताते हैं कि इसमें फंसने वालों में फीमेल ऑफिसर्स की संख्या बेहद कम है, लेकिन निशाने पर सबसे ज्यादा मेल ऑफिसर्स को रखा जाता है। अभी जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के जरिए तीनों सेना या सुरक्षा से जुड़े लोगों को जाल में फंसाया जाता है और हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो चैट कर रहा हो वो लड़की ही हो। फेक प्रोफाइल बनाकर भी चैटिंग की जाती है। कई बार तो पाकिस्तान के मेल एजेंट भी फीमेल बनकर बातें करते हैं। ऐसे में इनकी प्रोफाइल में जो फोटो होती हैं वो इस हद तक असली होती हैं कि कोई भी इसे असल मानकर भूल कर बैठे। कई बार भरोसा हासिल करने के लिए ये लोग मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और अगर एजेंट मेल होते हैं तो ये बहाने बनाकर बातें करने से बचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये भरोसा दिलाने के लिए एक शॉर्ट रिकॉर्डेड मैसेज सुना देते हैं। पहले ही ये प्लान बना लेते हैं कि जिस अफसर से ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसके पीछे फीमेल एजेंट को लगाया जाएगा। इसलिए ऐसे मामले में महिला एजेंट से सीधे वीडियो कॉल पर बातें कराई जाती हैं और उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है। ऑफिसर्स को शक ना हो इसके लिए एजेंट अपना आईपीएस एड्रेस छिपा लेती है और VoIP यानी वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल से कॉल करती है। दरअसल ये वो तकनीक होती है जिससे देश का कोड छिप जाता है। मतलब ये है कि चैटिंग या कॉल करने वाला पाकिस्तान से बात करता है लेकिन उसकी लोकेशन दूसरे देश की दिखाई जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है साहब कि हनी ट्रैप का जाल इतना मजबूत बनाया जाता है कि लोग उसमें फंस ही जाते हैं। ये लोग रोज 5 से 10 प्रोफाइलों को लुभावने मैसेज भेजते हैं, कई महीनों तक इंतजार करते हैं और अपने टारगेट से जानकारियां निकालने में सफल भी होते हैं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम बताती है कि जून 2019 में 125 फेसबुक अकाउंट्स ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI ऑपरेट कर रही थी। ये सभी प्रोफाइल महिलाओं के नाम से बनी थी और सभी ने भारतीय सेना या सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी या अफसर फ्रेंड लिस्ट में थे। इसके माध्यम से अफसरों को सतर्क किया गया था कि इन प्रोफाइल से बचे, ये एक हनी ट्रैप हो सकता है। और ये तो केवल एक स्टेट का आंकड़ा है, जबकि बाकी स्टेट्स में भी ऐसे कई मामले देखने को मिले। इसी का नतीजा है कि गुजरात से राजस्थान तक कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो या तो हनी ट्रैप में फंसे हैं या फंसने वाले हैं। कुल मिलाकर ये मामला गंभीर है और इसके लिए ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि जांच एजेंसी को भी और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो देश का डिफेंस डेटा ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।